गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान में सेट का जो पेपर हुआ है उसमें एप्टीट्यूड या रीजनिंग के जितने लगभग 14 क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो ये एक सीरीज दी गई है, इसमें मिसिंग नंबर हमें निकालना है। सीरीज हमारी है 18, 24, 84, 294, 798। इस 798 के आगे जो नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं 6, इन दोनों का 24, 84 का 60, 84, 294 का 210, 294, 798 का ये डिफरेंस हमारा होगा 504। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। 6 और 60 का डिफरेंस होगा 54, 60 और 210 का जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा 150, 210 और 504 का डिफरेंस होगा 294। फिर आगे सोल्व करते हैं क्योंकि यहाँ तक हमें कोई सॉल्यूशन इसका या एक पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 96, आगे डिफरेंस होगा 144। यहाँ कुछ मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि आगे सोल्व करते हैं तो ये होगा 48, यानी 48 का मल्टीप्लायर आप यहाँ देख सकते हैं 96 और तो यहाँ इससे आगे बढ़ाने के लिए हम 48 और ऐड करते हैं। तो 144 में 48 ऐड किया तो हमारा आया 192, 29। अब इसी को ऐड करेंगे हम 294 में, 294 में 192 ऐड किया तो हमारा आया 486, 486 को 504 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 990, और 990 को 798 में अगर यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 71788, 1788। यही हमारा आंसर होगा, आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया है कि श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी, 1500 रुपये उसके लिए मरम्मत पे खर्च कर दिए। फिर श्याम ने इसको बेचा रोहन को 20% प्रॉफिट पे, रोहन ने बेचा रुद्र को 10% के लॉस पे, और रुद्र ने फिर किसी और को बेच दिया 12,100 रुपये में 10% के प्रॉफिट पे। तो यहाँ हमें जो चीज़ निकालनी है वो है कि श्याम के लिए जो कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट रिपेयरिंग से पहले, वो कितनी थी। तो मान लेते हैं कि श्याम ने की जो कॉस्ट रिपेयरिंग के बाद जो कॉस्ट हुई है श्याम की, एक्चुअल कॉस्ट थी श्याम की वो एक्स थी, उसने 1500 रुपये रिपेयरिंग के लिए खर्च किए, तो एक्स प्लस 1500 उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी। इसको हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इससे हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कैपिटल एक्स में श्याम ने खरीदी, श्याम ने बेच दी 20% प्रॉफिट पे, यानी कि श्याम का जो सेलिंग प्राइस है वो होगा इंटू 120/100। श्याम ने बेची रोहन को, रोहन ने 10% लॉस पे बेची तो गुणा 90/100। रोहन ने बेची थी रुद्र को, तो रुद्र ने 10% लाभ कमाया, तो ये हो जाएगा 1110 डिवाइडेड बाय 100। इनको यदि हम सोल्व करेंगे
इक्वल्स टू, यहाँ हमारी वैल्यू है 12,100 रुपये। ठीक है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 12,100 गुणा 100,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 इंटू 11। तो अक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल अक्ष की वैल्यू, इसको हम सोल्व करेंगे तब आ जाएगी हमारे पास ऑलमोस्ट 10,185 रुपये। ये जो कॉस्ट आई है ये 1,500 रुपये की रिपेयरिंग के बाद आई है। तो यहाँ हमें निकालनी थी स्मॉल एक्स की वैल्यू। इसमें से अगर 1,500 माइनस करेंगे तो स्मॉल एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर होगा, वो वैल्यू आ जाएगी करीब 8,685 रुपये, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है 3 एथलीट हैं, 3 एथलीट एक ही लाइन पे खड़े हुए हैं। एक P है, एक Q है, एक R है। P ने दौड़ना शुरू किया। P की स्पीड है 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसके बाद बता रहा है कि 5 मिनट के बाद Q ने दौड़ना शुरू किया। Q ने 5 मिनट के बाद इसने दौड़ना शुरू किया और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। फिर R also starts running after P at 60 मीटर पर मिनट। R ने भी Q के साथ ही दौड़ना शुरू किया, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर पर मिनट है। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि P को पकड़ने पर R कितनी मीटर दूरी करेगा। What distance has R covered in when he catches P? ठीक, यहाँ हम देखते हैं कि R भी P से 5 मिनट लेट शुरू करता है। तो जब तक R शुरू करेगा उस टाइम तक P जो है 5 मिनट चल चुका होगा, यानी कि उसने जो है 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में R को कितना टाइम लगेगा? रिलेटिव डिफरेंस जो है 200 मीटर का, उसको कवर करने में R को कितना टाइम लगेगा, यही हमें निकालना है। तो पहले हम इनकी जो रिलेटिव स्पीड है उसको निकालेंगे। तो R की स्पीड है 60 माइनस P की स्पीड है 40, तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी 20 मीटर पर मिनट, यानी 20 मीटर की रेट से उन दोनों के बीच का डिफरेंस पर मिनट कम होता जा रहा है। तो देखेंगे कि 20 मिनट की रेट से 200 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में R कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ R की स्पीड है 60 मीटर पर मिनट। तो R ने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है 10 मिनट में, उस डिस्टेंस को यदि हम देखेंगे तो वो डिस्टेंस होगी 60 इंटू 10, यानी कि 600। वो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक जीतता है यानी एक विनर है, एक हारता है, एक लूजर है। ठीक है, विनर को मिलते हैं 82% वोट और लूजर को मिलते हैं बचे हुए वोट। बचे कितने? तो 18% वोट।
और जो विनिंग डिफरेंस है वो है 3840 3840 वोट्स। कोई भी वोट जो है कैंसिल नहीं हुआ है, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं हुआ है। यहाँ हमें निकालना है कि वोट की टोटल वोट कितने थे, मतों की कुल संख्या कितनी थी। अब इस चीज को कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए टोटल वोट जो थे 100 थे, एक बार के लिए हम मान लेते हैं। तो जो विनर है उसको मिले 82, लूजर को मिले 18, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 64। अब 64 यदि डिफरेंस है तो टोटल वोट कितने हुए 100। यदि डिफरेंस 1 होगा तो टोटल वोट कितने होंगे 100/64। अब यहां हमारा विनिंग डिफरेंस है 3840। 3840 का विनिंग डिफरेंस है, तो टोटल वोट कितने होंगे इनटू 3840। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि अक्स 4 इक्वेशन दी गई हैं। अक्स इंटू वाई का मतलब है कि वाई अक्स की माँ है, वाई इज द मदर ऑफ अक्स। अक्स प्लस वाई ऐसे करके, अक्स प्लस वाई का मीनिंग है कि अक्स वाई का भाई है, अक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अक्स माइनस वाई का मीनिंग है कि अक्स जो है वाई की सिस्टर है, और अक्स बाई वाई का मतलब है कि वाई जो है अक्स का फादर है। ठीक, अभी हमें निकालना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है इन तीन में से जिसका मीनिंग है कि P Q का पोता है, P इज अ ग्रैंडसन ऑफ Q। ठीक, देखते हैं। पहली इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। पहली इक्वेशन में क्या दिया गया है? पहली इक्वेशन को यदि हम देखेंगे तो P इंटू एच बाई क्यू, P इंटू एच बाई क्यू, तो इसको हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो H बाई क्यू का मीनिंग होगा, H बाई क्यू का मीनिंग होगा, H बाई क्यू का मीनिंग होगा कि Q जो है H का फादर है। ठीक है, पीछे वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, P इंटू एच, इसको सोल्व करेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि H जो है H इज मदर ऑफ P, H मदर होगी P की। अगर H मेल होता तो हमारा इक्वेशन आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ H जो है फीमेल है, तो ये इक्वेशन हमारी कैंसिल हो जाएगी, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये इक्वेशन हमारी कैंसिल हो गई। यही इक्वेशन का पार्ट बाकी दो में भी दिया गया है, ये वाला हिस्सा, तो ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के हिसाब से कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। जैसे यदि किसी चीज के लिए दिया गया है, मान लीजिए ये है S,
एक ऑब्जेक्ट है एस, एक है पी, और ये बताया गया है कि ऑल एस इज पी। एक प्रकार से पॉजिटिव सेंस या अफर्मेटिव सेंस में, और एक यूनिवर्सल बात कही गई है कि ऑल एस इज पी, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा ए। अगर यही बात नन ऑफ एस इज पी, ये नेगेटिव सेंस में और यूनिवर्सल बात कही जाए, उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है ई। फिर दूसरा सम एस इज पी, यानी पार्शियली अफर्मेटिव बात यदि कही जाए तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है लॉजिकल रीजनिंग में वो होता है आई। और पार्शियली नेगेटिव यानी सम एस इज नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है। यहाँ इस पैटर्न को यदि हम देखेंगे, पहला हमारा है कोई भी वर्ग आयत नहीं है, नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल। एक यूनिवर्सल बात कह रहा है लेकिन नेगेटिव है, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो ई होगा। दूसरा है कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, सम सर्किल्स आर नॉट स्क्वायर्स। नेगेटिव है लेकिन पार्शियल नेगेटिव है, तो इसके लिए यूज होगा पार्शियल नेगेटिव के लिए कौन सा यूज हुआ था हमारा ओ, सॉरी पार्शियल नेगेटिव के लिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हम इसको देखेंगे, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, शायद किसी ने किया भी नहीं होगा, तुक्का लग गया होगा तो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। दिया गया है कि कालिक मैला, एक युगम दिया गया है, पेड़ दिया गया है, तो इससे कौन सा होगा। जो हम देखेंगे कि सूट ग्रीमी या कालिक मैला इससे मिलता जुलता हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं रेन सोडन या वर्षा, मतलब हम बारिश हो रही है तो तरबतर हो जाएंगे, भीग जाएंगे, यही कहीं न कहीं इससे मिल रहा है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। 27 का आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि सम राइटर्स आर आंसर्स। ये एक प्रकार से हम देखें तो वेन डायग्राम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, पहला सर्किल बनाया हमने क्वेश्चन का, ठीक है। सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, कुछ क्वेश्चन जो है आंसर्स हैं दूसरे से, तो इनको एक जगह इंटरसेक्ट किया, यानी थोड़ा हिस्सा जो है इस दोनों का ओवरलैप हो रहा है। सम आंसर्स आर राइटर्स, फिर राइटर का इधर एक बनाया, सम आंसर्स आर, ये आंसर और राइटर दोनों जो है थोड़ा ओवरलैप हो रहे हैं। फिर बता रहा है ऑल राइटर्स आर पोइट्स, यानी ये जो राइटर का सर्किल है वो पोइट वाले में कहीं न कहीं पूरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम इसका बनेगा। अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम राइटर्स आर आंसर्स, सम राइटर्स आर, ये राइटर्स का है, सम राइटर्स आर आंसर्स, तो ये वाला सही है। दूसरा सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, ये पोइट्स का है, ये क्वेश्चंस का है, इनमें कहीं भी मेल मिलाप नहीं हो रहा है, तो ये वाला सही नहीं है। ऑल क्वेश्चंस आर पोइट्स, ऑल क्वेश्चंस आर पोइट्स, इनका भी कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, ये भी गलत होगा। सम पोइट्स आर आंसर्स, सम पोइट्स आर आंसर्स, तो पोइट और आंसर थोड़ा ओवरलैप हो रहे हैं, तो 4 वाला सही हो जाएगा। हम देखें 1 और 4 कहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 आसान क्वेश्चन था। दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऑपरेशन करते समय सर्जन भी जो है दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपता है, वो काट के सर्जरी करता है, इसलिए उसको भी हम जो है उसको भी सर्जनों को भी जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से जो है हैस्टी जनरलाइजेशन या अविचारित सामान्यीकरण है। ठीक है, आसान सवाल था, सबने शायद कर दिया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 to 35। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 ये जो है इस टेबल के बेसिस पे हमें निकालने हैं सारे। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन हम 5 क्वेश्चंस का करेंगे। इतने ही 14 क्वेश्चन थे 21 से 35, और बीच में 30 का एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं था, तो कुल मिला के 14 क्वेश्चन थे जो कि मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 to 35 अभी हमें सोल्व करना है। इसमें कुछ एक टेबल दी गई है। टेबल में एक कॉलम में पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, दूसरे में दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा अपना पैसा उधार दे रहे हैं। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कुछ का दिया है कुछ का नहीं दिया, क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। फिर कितने टाइम के लिए ये लोग दे रहे हैं, इनका ये प्रिंसिपल कितना है, और लास्ट में कितना अमाउंट मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ इंडिकेट की गई है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यदि अमर और चिराग, अमर और चिराग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2:3 है, तो चिराग के द्वारा निवेश की गई राशि समान ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी चिराग, यदि हम टेबल में देखेंगे तो चिराग की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई है। चिराग की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें एक इंडिकेशन दिया गया है कि चिराग की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इससे इसका रेशियो जो है 2/3 है। अमर की रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चिराग की रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रेशियो जो है वो 2/3 है। इसको हम सोल्व करते हैं अभी कि क्या होगा। अमर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। अमर की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे होंगे 3% है, तो चिराग की कितनी होगी। यहां यदि हम 3 रखते हैं और इसी रेशियो में हम निकालेंगे तो चिराग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 4.5%। ठीक है, 2/3 का रेशियो, 2/3 के रेशियो में अगर हम 3 को रखेंगे तो ये 4.5% इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। अब बता रहा है कि इस 4.5% की इंटरेस्ट रेट के साथ चिराग यदि इन्वेस्टमेंट करता है तो कितने साल में उसका जो है अमाउंट दोगुना हो जाएगा। अब आप देखिए सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से कि 100 रुपए पर इसको 4.5 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में। ठीक है, 100 रुपए पर, या आप इसको इस तरीके से देखें कि 4.5 रुपए ब्याज उसको मिल रहा है कितने साल में, 1 साल में। तो 100 रुपए मिलने के लिए कितना, 100 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। डबल कब होगा, जब 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा तभी तो डबल होगा ना। तो 4.5 रुपए मिल रहा है उसको 1 साल में, तो 100 रुपए इंटरेस्ट मिलने के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे 4.5 से, और इसका आंसर जो है लगभग हमारा आएगा
25 चौका 100 होता है, तो 25 से कम होगा और 20 से 25 और 20 के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा 22.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा है कि यदि एकता और ब्रजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का डिफरेंस 420 रुपए है, ठीक है, तो एकता ने ब्रजेश के द्वारा निवेश की गई अवधि से दोगुनी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया है, यानी इनके बीच का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 420 रुपए है। और एकता, अगर ब्रजेश 1 साल के लिए पैसा लगाता है तो एकता 2 साल के लिए, यानी उससे डबल जो है टाइम के लिए एकता पैसा लगाती है। और हमें एकता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा यह निकालना है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया है। तो एकता का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4%। दूसरा करेक्टर इसमें है ब्रजेश, ब्रजेश का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, यानी कि, और इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्रजेश का प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 रुपये, एकता का प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपये। तो एक एक साल यदि इनका रहता है तो ब्रजेश को मिलते हैं 3% के रेट के साथ 90 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, और एकता को मिलता है, एकता को मिलेगा करीब 80 रुपये, 4% यानी 80 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि एकता जो है इससे डबल टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहती है। तो अगर इसको 1 साल का 90 रुपये मिलता है तो यहाँ एकता को 2 साल का कितना मिलेगा, 160 मिलेगी, 160 मिलेगा। तो मान लीजिए ब्रजेश और ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और एकता ने किया 2 साल के लिए। उस कंडीशन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 70 रुपये आ रहा है। अभी हमारा जो टोटल डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो 420 रुपये होना चाहिए। तो हम जो है इस टाइम पीरियड को, ब्रजेश के टाइम पीरियड को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ब्रजेश 6 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा और एकता करेगी 12 साल के लिए इन्वेस्ट। तो ब्रजेश का जो इंटरेस्ट होगा 9 6 का 54, 540 रुपये हो जाएगा, और एकता का 12 साल का इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा 80 रुपये 1 साल का है, तो 12 × 108, 1080 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, 12 × 96, 960 रुपये इंटरेस्ट होगा, 960 रुपये। और आप देखेंगे इनका डिफरेंस जो है वो आ रहा है 420 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें 2960 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चिराग द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि से दोगुनी है। देखो चिराग को मिलते हैं 2900 रुपये, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो इसका आधा है, यानी 1450 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। 1450 रुपये 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 4 साल में उसका दोगुना हो जाता है पैसा। तो आप यहाँ ध्यान लगा के देखेंगे कि यदि 100 रुपये इन्वेस्ट करता है कोई आदमी और उसको 4 साल में वो डबल हो जाता है, तो 25 चौका 100 यानी 25% की यहाँ उसकी इंटरेस्ट रेट रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 2 साल के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त। यहाँ तक क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसमें हमने निकाल ली रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। अभी निकालना है कि 2 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी यदि वह 2 साल के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यदि ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, ठीक है। 6 महीने में यदि हिसाब किया जाए ब्याज का,
तो कितना अमाउंट होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन है 1450 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है 25%, लेकिन चूंकि 6 महीने में ही उसका हिसाब हो रहा है या हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो हम एक तरीके से 112% या 12.5%, 100 रुपए पर 12.5 रुपए उसको ब्याज मिलेगा 6 महीने के लिए, फिर कंपाउंडेड हो जाएगा यानी वो प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू होगा ब्याज का साइकिल। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से 2 साल में 4 साइकिल हो जाएंगे 6-6 महीने के। तो एक साइकिल में 12.5 रुपए मिले, दूसरे साइकिल में भी 12.5 रुपए मिलेंगे, तीसरे साइकिल में भी 112 हो जाएगा अगर 100 रुपए होगा, और चौथे साइकिल में भी 112 रुपए उसको मिलेंगे। तो इस कैलकुलेशन को यदि हम सोल्व करेंगे, हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा वो 2322 रुपए आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आंसर इसका जो होगा वो 2300 ये वाला होगा, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, फेनिल के द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा की गई राशि का 20% है। देखो फेनिल कहाँ है, फेनिल ये है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और उसको 20% इंटरेस्ट मिलता है। एक साल में कितना मिलेगा, 10%, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। आगे पढ़ते हैं। याद कीजिए यदि उसने समान वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता। यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ जो है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, यहाँ कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं गया है, तो हम मानेंगे कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है या साल में एक बार हिसाब किया जाता है, उसके बाद ब्याज को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके फिर नया ब्याज शुरू होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 6000 रुपए, 2 साल का ब्याज इसको मिलेगा 600 + 600 यानी 1200 रुपए। ठीक है, अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकाले तो पहले साल का 10% 600, फिर ये 600 ऐड हो जाएगा इसमें, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 6600 रुपए और इसका 10% हो गया 660, कुल जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 1260 रुपए। डिफरेंस आया 60 रुपए का, यही 60 रुपए हमारा आंसर है। इसे ये पूछा गया है कि कितना ज़्यादा ब्याज मिलता यदि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता, तो ये उसका इंटरेस्ट कितना होता या इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता। तो यहाँ डिफरेंस आ गया 60 रुपए, 60 रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 रुपए अधिक है। दिव्या कहाँ है, तो ये दिव्या है और ये है फेनिल। अब क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो दिव्या भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट करती है, फेनिल भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। दिव्या का जो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 4500 रुपए और फेनिल का प्रिंसिपल अमाउंट है 6000 रुपए। अब इसमें निकालना क्या है हमें कि इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 240 रुपए ज्यादा है फेनिल का, और फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज की दर इंटरेस्ट रेट जो है अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% ज्यादा है। यहाँ अमर का करेक्टर और घुस गया है बीच में, तो अमर को 3% मिलता है, यहाँ फेनिल को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5%। ठीक है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दिव्या की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं फेनिल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 6000 रुपए पर 2 साल के लिए 5% की रेट से यदि हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो बनेगा
300 प्लस 300 600 रुपए। ठीक है। दिव्या को मिल रहा है 240 रुपए कम, तो दिव्या को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 360 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हमारा दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट है 360 रुपए, प्रिंसिपल है दिव्या का 4500 रुपए, रेट हमें निकालनी है और टाइम है 2 साल का। रेट के लिए बाई 100 लगा देते हैं। इसी चीज को हमें निकालना है। सो 2 जीरो से 2 जीरो गया। R इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 90, 45 दूनी 90, 0 से 0, 9 चौका 36। तो दिव्या का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 4%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। अभी एक हमारा क्वेश्चन बच गया था, उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो बचा था वो था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली आ रहा है EAO। वो कैसे आ रहा है वो हमें देखना है। यहां मैं आपको बता रहा था कि लॉजिकल रीजनिंग के कुछ एक कंसेप्ट के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं S और P, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कोई सेंटेंस दिया गया है, यानी कि सभी S P हैं, ऑल S इज P, तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है A। ये होता है अफर्मेटिव प्लस यूनिवर्सल के लिए। दूसरे केस में यदि ये कहा जाए कि कोई भी S P नहीं है या नो S इज P, तो उस कंडीशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है E। ठीक है। तीसरा केस ये यूज होगा नेगेटिव और यूनिवर्सल हो उसके लिए। तीसरा केस होता है I का। I में क्या होता है कि अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन पार्शियल हो, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कुछ S P है, सम S इज P, उस सेंस में यूज होता है I। और एक सिंबल होता है O का, कुछ S P नहीं है, सम S आर नॉट P, उस सेंस के लिए नेगेटिव हो लेकिन पार्शियल हो, उसके लिए यूज होता है O। यहां हमारा पहला सेंटेंस यदि हम देखें तो पहला है नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, कोई भी वर्ग आयत नहीं है। ये यूनिवर्सल नेगेटिव है तो इसका पहला हमारा होगा E। पहले सेंटेंस के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा वो E होगा। दूसरा हमारा जो है वो है सभी आयत वृत्त हैं या ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्किल्स। अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल है, इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो A होगा। तीसरी बात या तीसरा कंक्लूजन जो दिया गया है, सम सर्किल्स आर नॉट स्क्वायर्स, नेगेटिव है लेकिन पार्शियल है, तो इसके लिए जो सिंबल होगा वो O होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा EAO। EAO दिया गया है सिंबल